कर लिया ना? चार्जर ऑन है उसका? अरे बुढ़वा को वहां से देखो ऑन है कि नहीं। हाँ, सबसे राइट वाले को, सबसे किनारे वाले को भी ऑन करो। चलो ठीक है। कोशिका की आवरण की बात कर रहे थे, और कोशिका कौन सी? जंतु की कोशिका। ठीक है। तो जो कोशिका आवरण होता है, उस कोशिका के आवरण को क्या नाम देते हैं? सबको पता है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है बच्चा, ये बनी होती है लिपिड और प्लस प्रोटीन। ठीक है। और ये भी याद रखना कि जो लिपिड होता है, ये लिपिड के दो आवरण होते हैं। अब प्लस मिल रहा है क्या? प्रोटीन। ये हमारी कोशिका दिख रही है। ठीक है। इसका आवरण, अब क्या बोला कि इसमें लिपिड के दो स्तर हैं। हो गया लिपिड के दो आवरण। ठीक है। तो ये हो गए हमारे लिपिड के दोनों आवरण, पहला और दूसरा। ठीक है। और इस बीच में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो इस लिपिड के बीचों बीच पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर विलीन होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इसमें पारगम्यता लेकर के आते हैं, इस तरीके से। अच्छा, पारगम्यता शब्द को समझते हो? देखो यहां पे लिख देते हैं, पारगम्यता, परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी का मतलब या पारगम्यता का मतलब क्या होता है? वो क्षमता जो आर पार जाने की होती है। ठीक है, उसको कहते हैं क्या? परमिएबिलिटी या पारगम्यता। कुछ ऐसे कुछ ऐसे कोशिका होते हैं जिनकी पारगम्यता कम होती है। कम होती है मतलब कि वो अपने आसपास की इन झिल्लियों से होकर के किसी को ना तो अंदर जाने देंगे और ना ही किसी को बाहर आने देंगे। तो उसको क्या कह देते हैं? अपारगम्य। अपारगम्य, जहां से कोई चीज आ जा नहीं सकती है, उसको सीधा सीधा क्या बोला? अपारगम्य। और हमने क्या बोला? पारगम्यता। यानी कि इस झिल्ली की क्या होती है? अपनी खुद की पारगम्यता होती है, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर ये बाहर की रखी हुई चीजों को अंदर ले सकता है और अंदर की चीजों को बाहर कर सकता है। इसी क्षमता को क्या कहते हैं? पारगम्यता। और जंतु की कोशिका में जो झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली की पारगम्यता निर्भर करती है इसके प्रोटीन पर। याद रहेगा, ये जो पारगम्यता है वो निर्भर करती है इसके प्रोटीन पर। आवश्यकता अनुसार प्रोटीन क्या करते हैं? अंदर की वस्तुओं को या फिर अंदर के पदार्थों को बाहर करने का काम करते हैं और बाहर की चीजों को अंदर लेने का काम करते हैं। ठीक है। अब ये कोशिका तो मैंने केवल एक दिखाया आपको। ठीक है। ऐसे जहां भी होंगे ये कोशिका का क्या मिलेगा? समूह मिलेगा। चलो, इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं मिल रही है यहां पर। सारी कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती है? कनेक्टेड होती है। और कहीं ना कहीं पर आपने एक शब्द पढ़ा था, प्लाज्मोडेस्मेटा। याद है प्लाज्मोडेस्मेटा? जिसको कहते हैं जीव द्रव्य तंतु। और वो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है कि दो कोशिका के बीच का संधि क्षेत्र होता है। यानी कि अगर यहाँ के कुछ पदार्थों को यहाँ भेजना है तो वो इसी रास्ते से जाएगा, और यहाँ के कोशिका के पदार्थों को भेजना है तो वो इस रास्ते से आएगा। ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मोडेस्मेटा। यानी कि दो कोशिकाओं के बीच यदि आना जाना हो, कोई पदार्थों का वहन करना हो, संवहन करना हो, तो उसके लिए क्या जिम्मेदार होती है? प्लाज्मोडेस्मेटा। जीव द्रव्य तंतु। लेकिन जब बात आ रही है कि कोशिका के अंदर और बाहर करना है, तो उसके लिए एक क्षमता चाहिए, क्या? पारगम्यता। और वो क्षमता लेकर आने के लिए जिम्मेदार कौन है? इसमें उपस्थित प्रोटीन। ठीक है। अब अंदर बाहर करने के लिए एक शब्द और जिम्मेदार है, सांद्रता। ठीक है। सांद्रता समझते हो? कंसंट्रेशन। अब जिस चीज की मात्रा जहां पर ज्यादा होती है, उस चीज की सांद्रता क्या होती है? ज्यादा होती है।
ठीक है, अगर ये बात को समझना है तो सीधा सीधा आप ऐसा ले लो कि एक रुमाल, ठीक है, या कोई एक कपड़ा, वो भीगा हुआ नहीं है, भीगा हुआ नहीं है मतलब कि एक बूंद भी पानी उसमें नहीं है। अब उसकी मैं अगर मैं बात करूं कि उस कपड़े में, ये लो वो कपड़ा, ठीक है, और इस कपड़े में थोड़ा भी पानी नहीं है, तो थोड़ा भी पानी नहीं है तो यहाँ पर पानी की सांद्रता क्या हो जाएगी, एकदम निम्न कर दिया हमने कि भाई इस कपड़े में पानी की सांद्रता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप इस कपड़े को पानी में डाल दोगे तो क्या ये कपड़ा पानी को सोख लेगा क्या अपने अंदर, ठीक है। अब चलो इसके अंदर पूरा पानी भर गया, ठीक है, अब हमने कह दिया कि इसके अंदर पानी की सांद्रता क्या हो गई है, उच्च हो गई। अब उच्च हो गई है ना, तो बाबू याद रखना कि उच्च सांद्रता में और पानी अब नहीं जा सकता, ठीक है। सांद्रता सीधा सीधा सिंपल डिपेंड करता है कि जहां पर उच्च सांद्रता होगी तो उच्च सांद्रता से निम्न के तरफ आसानी से जाया जा सकता है। वही कहानी यहां पर भी लगती है कि कोई पदार्थ यदि कोशिका के अंदर ज्यादा भरा पड़ा है तो उस पदार्थ को बाहर आसानी से भेजा जा सकता है। अगर उसकी मात्रा कम होगी तो उसको भेजना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा, और उस समय सहयोग करेंगे कौन, इसके प्रोटीन, ठीक है। तो कोशिका के अंदर बाहर करना है तो उसके लिए जिम्मेदार होंगे इसके प्रोटीन और लिपिड, यानी कि कुल मिलाजुला कर इसके आवरण, ठीक। अब सवाल ये कि कोशिका का झिल्ली किससे बना है, लिपिड और प्रोटीन से। अब ये चीज आती कहां से यहाँ पे, ठीक है, कि भाई कहीं ना कहीं से तो ये लिपिड और प्रोटीन आ रहा होगा ना, यहाँ पर लिपिड मिल रहा है और क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहे होंगे, तो ये दोनों के दोनों आते कहां से, ठीक है। तो ये तब पता चले, हालांकि लोगों को पता भी होगा आप लोग को कहां से बन करके आ रहे हैं, ये कोशिका के अंदर ही बनते हैं ये लिपिड और प्रोटीन, और ला करके पहुंचाया जाता है कहां पर, इनको कोशिका झिल्ली के अंदर। और एक बात कि क्या केवल कोशिका झिल्ली में ही रह जाते हैं, क्या बने हुए प्रोटीन और लिपिड केवल कोशिका झिल्ली में ही रह जाते हैं, हाँ तो कहां जाते हैं, इसको मिटा दें, लिखना है कुछ इसमें, चलो मैं प्रोटीन की बात करूं, यदि आपके बॉडी में प्रोटीन के रूप में क्या क्या चीज है, आपके बॉडी में प्रोटीन के रूप में क्या क्या चीज है, एंटीबॉडी है, एंटीजन, एंजाइम, हार्मोन। बच्चा ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस कोशिका के द्वारा जो बनाया गया प्रोटीन है वो एक हार्मोन हो, एक एंजाइम हो, एंटीजन हो, या तो एंटीबॉडी, ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार इस कोशिका के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। अब बनाने के बाद उसको कोशिका झिल्ली से फिर पार करा दिया जाता है, और जहां पर उसको पहुंचाना है वहां पर उसको पहुंचा दिया जाता है। क्या आपने ग्रंथियां पढ़ी थी, ग्रंथियां में दो प्रकार की ग्रंथियां पढ़ा था हमने, एक था क्या अंतःस्रावी और एक था क्या बाह्यस्रावी। एक को बोला था एक्सोक्राइन, एक को बोला था इंडोक्राइन। लगे हाँ, तो आप ये बता दो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती है। वो प्रोटीन क्या होता है आगे चल के, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा बनाया गया उत्पाद क्या है, मुझे देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। हाँ प्रोटीन ही है, वो प्रोटीन क्या होता है, चलिए सही है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या बनाती है बच्चा, हार्मोन्स बनाती है, ठीक है। और इतना तो क्लियर हमें होना चाहिए कि एंजाइम जो होता है ये किस काम में आता है, पाचन करने के काम में आता है। और एंजाइम को गलती से भी हम लोग रक्त में नहीं भेज सकते, क्योंकि रक्त में और भी बहुत सारे रसायन होते हैं, उनका पाचन कर देगी ये ग्रंथियां, सॉरी इन ग्रंथियों से निकले हुए उत्पाद यानी कि एंजाइम, ठीक है। तो बच्चा इस कोशिका की मैं बात करूं तो ये कोशिका किसी ग्रंथि की भी हो सकती है, फील करिएगा, ठीक है। कि ये कोशिका यदि किसी ग्रंथि की है तो ग्रंथि क्या कर रही है, तो ग्रंथि कुछ ना कुछ बना रही है, ठीक है। अब अंतःस्रावी होगी ग्रंथि तो क्या बनाएगी, हार्मोन बनाएगी, और वो हार्मोन क्या होगा, एक प्रकार का प्रोटीन होगा। बात समझ में आ गया ना। तो ये कोशिका क्या करती है, दो चीज बना रही है, लिपिड भी बना रही है और प्रोटीन भी बना रही है। लिपिड का चलो यहाँ पे काम आ रहा है, लिपिड को जरूरत पड़ेगी तो और बाहर भी भेजा जाएगा,
ठीक है, जैसे कि यहां से प्रोटीन को भेजा जाता है वैसे ही लिपिड को भी यहां से क्या किया जाता है, बाहर भेजा जाता है। साथ ही साथ इस आवरण में भी क्या चाहिए, लिपिड चाहिए और प्रोटीन चाहिए। उसकी पूर्ति भी कौन करता है, इस कोशिका के अंदर बनने वाला लिपिड और प्रोटीन। यानी कि इसके अंदर ही कौन चीजें बन रही है, बनने को बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन अभी फिलहाल बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, लिपिड की और प्रोटीन की। तो ये लिपिड और प्रोटीन यहीं से उठ करके यहां जाता है, उसके साथ साथ यहां से बाहर भी जाते हैं। ठीक है, तो बाहर जा रहे हैं तो वो प्रोटीन आगे जाकर के क्या ये 4 चीजें बना रहे होते हैं, और डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की ग्रंथि की कोशिका है। ठीक है, चलो यहां तक एकदम श्योर हो गए। चलो अब चलते हैं बच्चा कोशिका के अंदर, और ये सवाल दिमाग में रखिएगा ना, कौन सा सवाल, लिपिड और प्रोटीन का, कि कहीं तो बन रहा है, इतना तो हमें क्लियर हो गया, कहां बन रहा है, कोशिका के अंदर बन रहा है। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, उस कहानी पे फोकस करिएगा। ये कोशिका, कोशिका के अंदर इसका केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या होंगे, गुणसूत्रीय। अब इस केंद्रक के बाहर कुछ जाल रूपी संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, अब इनको नाम दे दिया जाता है बच्चा, अंतः द्रव्य जालिका। इंग्लिश में कहते हैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसके नाम का जरा अर्थ समझो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब क्या होता है, अंतः द्रव्य जालिका। अंतः माने अंदर, द्रव्य माने इसके अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा। इस कोशिका द्रव्य के अंदर मिल रही है, और कैसा मिल रही है, जालिका के रूप में मिल रही है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया हमने, अंतः द्रव्य जालिका। ठीक है, दूसरा, ये नलिका युक्त होती है और जाल युक्त होती है। 2 बातें याद रखिएगा। सबसे पहला कैसी है, ये नलिका युक्त है, दूसरा कैसी है, जाल युक्त है। यानी कि अंदर से ये कैसी है, खोखली है, नलिका के जैसी है, और बाहर से कैसी दिख रही है, जाल के जैसी। ये होती है बच्चा 2 प्रकार की। ये कितने प्रकार, 2 प्रकार। ठीक है, सबसे पहला जिस पर कुछ लगे हुए हैं, जिनका नाम है क्या, राइबोसोम। और एक है ऐसी जालिका जिस पर राइबोसोम नहीं है। ठीक है, तो जिस पर राइबोसोम मिल रहा है इसको नाम दिया जाता है खुरदुरी, और जिस पर राइबोसोम नहीं मिल रहा है इसको क्या कहा जाता है, चिकनी। नाम में लगा दीजिएगा अंत में क्या, खुरदुरी अंतःद्रवी जालिका। जो नहीं लगा है राइबोसोम उसको क्या कहते हैं, चिकनी अंतःद्रवी जालिका। खुरदुरी वाली को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब दोनों का कार्य क्या है, दोनों अलग अलग है थोड़ा सा। ठीक है, कार्य की मैं अगर बात करूं, ठीक है, दोनों का एक एक करके, चलो 1 नंबर वाले का देखते हैं पहले, किसका, रफ वाले का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर कौन लगे हुए हैं, ये है आपके कौन, राइबोसोम। ये क्या है, इसका एक कोशिकांग है राइबोसोम। ठीक है, अभी आगे चलकर इसको भी क्लियर करेंगे कि राइबोसोम भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के है ना, कौन कौन से, 70S और 80S। ठीक है, 70S किस में मिलता है, पादप में, जंतु में, प्रोकैरियोटिक में क्या मिलता है, यूकैरियोटिक में
आधा जंतु कहां से घुसेड़ दिया था बीच में। चलो इस पर क्या मिल रहा है बाबू, राइबोसोम। याद रखिएगा सबसे पहला बिंदु कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या मिल रहा है आपका, राइबोसोम। और राइबोसोम की कहानी सभी को पता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। चलो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी कि इस हिस्से से क्या बनने वाला है बाबू, प्रोटीन बनने वाला है। ठीक है, दूसरा ये कौन, चिकना वाला, चिकने वाले की बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके यदि कार्य की बात करें तो इसका काम क्या होता है, लिपिड बनाना। ठीक है, लिपिड्स बनाएगा ये। इधर दोनों का कार्य मालूम चल गया। एक बिंदु यहां पे याद रखिएगा कि ये जो आपका राइबोसोम इस अंतःद्रव्य जालिका के साथ जुड़ा है ना, यहां पर कुछ मिलते हैं खास किस्म के प्रोटीन जो इसको जोड़ने का काम करते हैं। नाम याद है, राइबोफ्लोरिन। चलो सबके पास मिल रहे हैं वो, यहां लिख देते हैं राइबोफ्लोरिन। ये राइबोफ्लोरिन क्या है, वो प्रोटीन है जिससे राइबोसोम जुड़ा हुआ है ना। किससे जुड़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है, वो है आपका राइबोफ्लोरिन। अब दोनों चीजें हमने बना ली कि यहां से राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। अच्छा कितना आसान है ना कह देना कि राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है। अच्छा प्रोटीन का सबसे न्यूनतम कण या अणु क्या है, अमीनो अम्ल। और पता है अमीनो अम्ल बनाना कितना कठिन है, नहीं पता है अभी आपको, पता है थोड़ा सा, सेकंड ईयर में पढ़ा है। चलो अच्छी बात है। अब इस एक एक अमीनो अम्ल को जोड़ा जाता है, एक एक अमीनो अम्ल को बनाया जाता है, और एक एक अमीनो अम्ल का डेटा हमारे डीएनए में है। हमारा डीएनए, वो डीएनए बदलेगा पहले आरएनए में, उस आरएनए के ऊपर मिलते हैं कोड जिनको कहा जाता है कोडॉन। ठीक है, और राइबोसोम के पास होते हैं कुछ एंटीकोडॉन। ठीक है, ये राइबोसोम जाकर के जुड़ेगा, एमआरएनए से आएगा वो सब चीज, एक एक कोड को पढ़ा जाता है और एक एक अमीनो एसिड बनाया जाता है। ये कहानी काफी लंबी है, उसको कहते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि राइबोसोम अकेले प्रोटीन बनाने की क्षमता नहीं रखता, इसको क्या चाहिए, आरएनए चाहिए। और आरएनए में कौन सा आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए भी आएगा। ठीक है, तो टीआरएनए पर भी डेटा होता है, एमआरएनए पर भी डेटा होता है। तो सीधा सीधा क्या, एमआरएनए की जो सूचना होती है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट सूचना होती है, और वो टीआरएनए क्या करता है, उस कोड को पढ़ने का काम करता है। मतलब कि लॉक हो गया, एक ताला हो गया और एक चाबी, वो जब मैच करेगा तभी खुलेगा और तब वहां से एक अमीनो अम्ल बनेगा। ठीक है, कहाँ पे, वो एक दिन हम लोग गए थे फर्स्ट दिन सेकंड ईयर में, पानी में लोग पढ़ाए थे स्कूल में। अच्छा हाँ, वहां पे पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में ही ये चीज पढ़ने को मिलेगा। तो काफी मजेदार टॉपिक है ये। बस आप इतना केवल याद रखिएगा बाबू कि राइबोसोम अकेले प्रोटीन नहीं बना सकता है। राइबोसोम को प्रोटीन बनवाने के लिए कौन चाहिए, आरएनए। और आरएनए कहां से बनता है, हमारे डीएनए से। शायद कल ही ये बात बता भी रहे थे ना आप लोग को कि डीएनए तो माता पिता से आ जाता है हमारे अंदर, लेकिन आरएनए नहीं आता है। आरएनए आवश्यकता पड़ने पर हमारे अंदर स्वयं बनाया जाता है, उसी डीएनए को खोला जाता है। खोला जाएगा तो क्या बनेगा, फिर आरएनए बनेगा। फिर उस आरएनए पर लिखे होते हैं कुछ, लिखे होते हैं कोड, मतलब कि वो रासायनिक रूप में कोड होते हैं, लिखे हुए नहीं होते। उन कोड को पढ़ा जाता है, तब जाकर के एक एक अमीनो अम्ल बनता है। फिर उस एक एक अमीनो अम्ल को जोड़ा जाता है, यानी कि यहां से क्या होगा, एक एक अमीनो अम्ल ऐसे बनता जाएगा और अमीनो अम्लों को जोड़ा जाता है और एक बंध से जोड़ा जाता है, याद है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध। ठीक है, ये पेप्टाइड बंध बनता जाएगा, एक अमीनो अम्ल जुड़ता जाएगा, फिर पेप्टाइड बंध बनेगा, अमीनो अम्ल जुड़ेगा, ऐसे जुड़ता जाएगा और फाइनली हम इसको नाम दे देंगे क्या बच्चा, प्रोटीन। तो कुल मिला जुला करके इस खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका ने क्या बनवा दिया, प्रोटीन। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका का काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और चिकनी अंतःद्रव्य जालिका का क्या काम होता है, लिपिड का संश्लेषण करना। चलो दोनों चीजें बना दी, पहुंचाना कहां पे है, कोशिका झिल्ली में पहुंचाना है। ठीक है, कोशिका झिल्ली कैसी है, दोहरे आवरण से बनी हुई है। यहां पर हमको पहुंचाना है, यहां से बन गया हमारा प्रोटीन और यहां से बन गया हमारा लिपिड। ठीक है, अब इसके आगे का सबसे बड़ा समस्या ये है कि आप लोग कहानियां सब जानते हो ना। अच्छा कितने लोग ईमानदारी से बताओ जो नहीं पढ़ा ये सब चीज, सब पढ़ ले हैं, कोई बात नहीं।
पैकेजिंग नहीं पढ़े रहते ना तो तनी और मजा आता है पढ़ने में। हाँ सर बोलिए। हाँ कल टेस्ट है 8 बजे से। हाँ 8 से 10 साढ़े 10 तक खत्म हो जाएगा। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लास्ट साढ़े 10 बजे तक खत्म हो जाएगा। ठीक, ओके सर। हो गया यहाँ तक अंतर्द्रव्य जालिका की बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अंतर्द्रव्य जालिका में। अब आगे, अब ध्यान दो सुनना, जो लोग पढ़े हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो सुनो बाबू, कि यहाँ पर क्या बन चुका है, लिपिड और प्रोटीन। कहाँ पहुंचाना है इसको, कोशिका झिल्ली में, ठीक है। अब इसके पीछे का एक कहानी और जानो। इस कोशिका में हम भले अभी इस चीज को देख रहे हैं कि हमारे पास क्या अंतर्द्रव्य जालिका है, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके कोशिकांग हैं, ठीक है। वो चीज को अभी तो दिखाया ही नहीं हमने, एक एक करके पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर मैं कहूं कि यहां पर अंदर लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम सभी जानते हो, लाइसोसोम की भी बात करेंगे, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारे एंजाइम को रखता है, ठीक है। और पाचन देखो, पाचन कितने प्रकार का हो सकता है, पाचन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक जो कोशिका के अंदर होता है और एक जो कोशिका के बाहर होता है। अब दोनों स्थिति में पाचन कौन कराते हैं, एंजाइम कराते हैं, ठीक है। अब पाचन का मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि जटिल अणुओं को तोड़ करके क्या बना देना, सरल अणु में परिवर्तित कर देना, वही काम क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और ये कार्य को करने के लिए अगर हम एंजाइम का सहायता लेना तो ये काम काफी ज्यादा तेजी से हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस कोशिका के अंदर मैंने सीधा सीधा कहा कि क्या मिल रहा है बाबू, एंजाइम मिल रहा है, ठीक है। और यहां अभी क्या बनाया, यहाँ पे प्रोटीन बनाया और क्या बनाया, लिपिड बनाया। अब इसको यहां से धीरे धीरे मान लो आगे भेजा जा रहा है, ठीक है। कहां पे भेजा जा रहा है, कोशिका झिल्ली में भेजा जा रहा है। और यहाँ पर एंजाइम है, एगो एंजाइम नहीं है, बहुत सारा एंजाइम है, जिसमें से खाली हम 2 का नाम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला प्रोटीएज और दूसरा लाइपेज, होने को और भी है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीएज एंजाइम है तुरंत दौड़ेगा और जा करके किसको पचा देगा, प्रोटीन को पचा के खत्म कर देगा। उसके बाद चलो लाइपेज है, ये जाएगा किसके पास, लिपिड के पास, इसको भी पचा के क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यानी कि बने हुए प्रोटीन को और बने हुए लिपिड को ऐसे तो नहीं भेजा जा सकता। क्यों? क्योंकि इस कोशिका के अंदर बहुत सारे क्या है, पाचनीय एंजाइम है। ये पाचनीय एंजाइम तुरंत जाएगा, इसको पचा उचा के खत्म कर देगा, ठीक है। चलो, अब क्या करना चाहिए, इसकी पैकिंग करनी चाहिए। अब ऐसा काम करें कि यदि हम लोग इसका छद्मावरण समझते हो, छद्मावरण, कैमोफ्लेज, ये पढ़ा था शायद अभी फिलहाल आपने, हाँ, मेंढक में छद्मावरण। अब छद्मावरण का मतलब क्या होता है, नहीं, रंग बदलने की क्षमता को छद्मावरण नहीं कहते, अपने आप को किसी वातावरण में छिपाने की क्षमता को छद्मावरण कहते हैं। रंग बदलना अलग चीज हो गया। हाँ, रंग बदल के क्या कर रहे हैं हम, उस परिवर्तन में, सॉरी, उस वातावरण में अपने आप को ढाल ले रहे हैं, अपने आप को हमने विलीन कर लिया उस वातावरण में, उसको कहते हैं छद्मावरण, ठीक है। क्या छद्मावरण इंसान कर सकता है? अब ये अगर मैंने कहा कि छद्मावरण इंसान कर सकता है तो आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, यार हम लोग रंग कहाँ बदलते हैं, हम लोग रंग नहीं बदलते, छद्मावरण नहीं कर सकते। कर सकते। क्या किसी के घर में कोई डिफेंस में है, बीएसएफ वगैरह या सीआरपीएफ वगैरह, उनको देखिएगा कभी, उनकी कुछ फोटो देखिएगा, अगर वो बॉर्डर पे हैं, ठीक है, उनकी फोटोज देखिएगा, वो अपने आप में ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो जंगल के साथ घुल मिल जाता है, तब वो भी क्या है बच्चा, छद्मावरण। तो छद्मावरण का मतलब सीधा सीधा हमें क्या समझना चाहिए, कि किसी भी वातावरण में है और अपने आप को उस वातावरण में क्या कर लेना, छिपा लेना, ढाल लेना उसके मुताबिक, वो क्या कहलाता है, छद्मावरण। अब छद्मावरण का एक तरीका ये भी है कि रंग बदल के हम अपने आप को उस वातावरण में ढाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, कि कुछ ऐसा ही करना है कि छद्मावरण कर देना है अपने ऊपर, एक ऐसा आवरण लगा देना है जिसकी वजह से प्रोटीएज ना पहचान पाएगी अंदर कौन, प्रोटीन, और ये लाइपेज ना पहचान पाएगी अंदर कौन, लिपिड। अगर ऐसा कहानी हम कर दें तब आसानी से इसको ला करके यहां से यहां
पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, चल तो पहला हमने खत्म किया क्या अपना अंतःद्रव्यी जालिका, दोनों का कार्य मालूम चल गया, दो प्रकार की होती है, दोनों क्या कार्य करती। ठीक है, इसमें आप याद रख लीजिएगा किसको, राइबोफ्लोरिन को मुख्य याद रखिएगा, मिटाएं इसको। अगर किसी को लिखना होगा तो बता दीजिएगा, अदरवाइज अगर आप देख लेते हैं वीडियो तो वहां से भी आप लिख सकते हैं, बाकी डेटा आपके बुक से ही है। ये पहला कोशिकांग खत्म किया हमने। दूसरा गोल्जी क्या जानते हो? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। सेम कहानी वापस से, ये कोशिका थी, उसके बाद इसका केंद्रक था, और केंद्रक के बाहर कौन मिल रहा था या इसके आसपास कौन मिल रहे थे? अंतःद्रव्यी जालिका। और दोनों किस प्रकार के थे? दोनों अलग अलग प्रकार के, एक थी कैसी खुरदुरी, दूसरी थी चिकनी। खुरदुरी पर क्या लगे हुए थे? राइबोसोम। और ये कैसी संरचना है? नलिका युक्त और जालिका युक्त संरचना। ठीक है, खुरदुरी ने बना दिया हमारे लिए क्या? प्रोटीन, और चिकनी ने क्या बना दिया? लिपिड। ठीक है, अब अगली संरचना, देखिए ये कौन है बच्चा? गोल्जी काय। ठीक है, अब गोल्जी काय में दो चीज याद रखिएगा, ये कैसे होते हैं? तो एक साइड में उभार होता है इनके, और एक साइड का हिस्सा क्या होता है? दबा हुआ होता है। जो उभार है इसको क्या कहते हैं? सिस। ठीक है, और इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ट्रांस। दो नाम याद रहेगा, सिस और ट्रांस। ठीक है, और ये मिलने की अगर स्थिति कहे तो ये कितने प्रकार से मिलते हैं? तीन प्रकार। तीनों प्रकार बता चुके उस समय ना। सबसे पहले नलिका, दूसरा सिस्टर्नी है, और तीसरा पुट्टिका। इसी को आशय भी बोला था पुट्टिका को ना। क्या? ओस। ओस भूल चुका हूं ये मैं। ठीक है, देखो ये गोले गोले जो है वो कौन है बच्चा? पुटक या पुटिका। उसके बाद ये सिस्टर्नी, ये वाला भाग क्या है? ये जो लंबे लंबे दिख रहे हैं ये कौन? सिस्टर्नी। ये वाले हिस्से कहलाते हैं कौन? सिस्टर्नी। और ये जो है वो कौन है? नलिका। तो ये हो गई नलिका, उसके बाद ये हो गए कौन? पुटक या पुटिका, घुमा फिरा के जा रहा है कोई बात नहीं। और ये हो गए कौन? आपके सिस्टर्नी। ठीक है, तो तीन प्रकार की संरचना में पाई जाती है ये। अब इसको मिटा देते हैं, भद्दा दिख रहा है। भूमन समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, और दो भाग का नाम याद रखिएगा, सिस और ट्रांस। ठीक है, अब क्या होता है कि इसकी पैकेजिंग की जाने वाली है। ठीक है, अब पैकेजिंग के लिए कौन मुख्यतः जिम्मेदार होता है बच्चा? तो याद रखना कौन? पुट्टिका। ठीक है, अब यहां से ये आपका प्रोटीन, आपको नहीं मत करना कि सर यहां से यहीं जाने में तो एंजाइम पचा देगा, उतना लॉजिक मत लगाइएगा। ठीक है, अब ये पुटक जो संरचना है इसकी, हमें पता है ना कौन कहां पे क्या बोल सकता है।
अब देखो ये पुटक जो संरचना है ये क्या करती है कि इस प्रोटीन को अपने अंदर ले लेगी, और यहां भी ये पुटक क्या करने वाली है, इसको अपने अंदर लेने वाली है। यानी कि प्रोटीन का हमने क्या कर दिया, आवरण दे दिया, और लिपिड का भी क्या कर दिया, आवरण दे दिया। ठीक है, और इसको अपने संपर्क में लेकर आएगी कहां, शीर्ष भाग में। और शीर्ष भाग में यहां पर ला करके देखो, शीर्ष भाग में लेकर के, अरे मत चल, यहां से होता हुआ ऐसे धीरे धीरे इसको क्या किया जाएगा, आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। और इसके अंदर क्या है, लिपिड और प्रोटीन दोनों तरफ से। ठीक कहानी उधर से भी ऐसे ही होगी। तो लिपिड और प्रोटीन को ला करके कहां छोड़ा जाएगा, सीधा के सीधा कोशिका के झिल्ली में। अब वहां से अगर प्रोटीन हो सकता है कि हार्मोन होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा, तो वहां से अलग तरीके से भेजा जाएगा। वो हमें पता है कि हार्मोन होगा तो रक्त की सहायता से जाएगा, एंजाइम होगा तो अपनी खुद की नलिका के सहायता से, या फिर अगर इसी में रखना होगा तो इसी की कोशिका झिल्ली में रह जाएगा। तो ये कार्य किसका होता है, गोल्जी काय का। और गोल्जी काय भी कैसी होती है, नलिका युक्त होती है, जालिका युक्त होती है, या तो पुटिका युक्त होती है। तीन प्रकार से मिलती है। इसमें मुख्य इसकी भाग कौन है, सिस और ट्रांस। ये सिस भाग में क्या करता है, रिसीव करता है, और ट्रांस भाग में ले जाकर के छोड़ देता है। किसको, प्रोटीन को और लिपिड को। डन है यहां तक। चल, ये भाग किसका था, आपके गोल्जी काय का। अब इसके बाद क्या, लाइसोसोम देख लें इसी पे ना, लाइसोसोम यही रहेगा सही। अब देखो, सुनो यहां पे देखो ध्यान से, इसको मिटा दे क्या, सिस और ट्रांस। यहां से ला करके पहुंचा दिया। अब उसके बाद आगे देखिए, यहां पे इसी पैकेजिंग की जो संरचना है ना, इसी की बात करेंगे। यहां पर लाया गया और इसके अंदर क्या मिल रहा था, प्रोटीन वगैरह मिल रहा था क्या, तो ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता अनुसार इसके अंदर क्या भर जाएंगे, प्रोटीन। और वो प्रोटीन कौन होंगे, आपके एंजाइम। ये भरता जाएगा इसके अंदर, और यही संरचना आगे जाकर के क्या नाम दे दिया जाता है बच्चों, इसको पहले कहते हैं रिक्तिका। ठीक है, सुनो, रिक्तिका कैसी होती है, खोखली। ठीक, अब इसी रिक्तिका के अंदर क्या किया जाएगा, ला करके इन सबको भर दिया जाता है। जब रिक्तिका भर जाती है तो उसी रिक्तिका को, उसको प्राथमिक लयन काय भी कहते हैं। जो रिक्तिका होती है उसको पहले प्राथमिक लयन काय बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खोखली है। खोखली इसलिए क्योंकि उसके अंदर क्या लेकर डालना है, एंजाइम को। फिर उस रिक्तिका के अंदर ला करके जब बहुत सारे एंजाइम्स को डाल दिया जाता है तो उसी रिक्तिका का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या होता है, एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर क्या है, अनगिनत पाचनीय एंजाइम। तो यदि बच्चा हम ऐसा कहें कि एंजाइम के निर्माण में क्या गोल्जी काय की सहायता होती है, सॉरी, लाइसोसोम के निर्माण में क्या गोल्जी काय की सहायता होती है, बिल्कुल। बिना गोल्जी काय के ये लाइसोसोम तैयार नहीं हो सकता। और आपने 9वें 10वें में एक कहानी पढ़ी थी, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कही जाती है।